फैजान, मेरी बात सुनो, रुको। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? राबिया बेगम ने उसके पीछे आते गुस्से से कहा था, मगर वो बिना रुके अपने कमरे में चला गया था और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया था। फैजान, ये क्या बचपना है? दरवाजा खोलो फैजान। राबिया बेगम बाहर से परेशान होते हुए दरवाजा खटखटाने लगी थी। यहाँ से जाइए मम्मी प्लीज, मुझे अभी कोई भी बात नहीं करनी है। और अपना सर पकड़ते दरवाजे से टेक लगाकर नीचे जमीन पर बैठ गया था। हल्के हल्के दरवाजे से सर मारते हुए वो राबिया बेगम की जान निकाल रहा था। ये सब मत करो फैजान, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद तो मेरा इकलौता सहारा हो, और अगर तुम इस तरह परेशान होगे तो मैं क्या करूंगी? वो रोते हुए बोली तो फैजान अपने मुंह पर हाथ रख गया था। बेबसी तो बेबसी ही होती है, फिर चाहे वो मर्द के लिए हो या औरत के लिए। वो भी बेबस हो गया था। परेशानी से उसकी जान निकली जा रही थी। फैजान प्लीज दरवाजा खोलो। राबिया बेगम दरवाजे से सर लगाकर बोली। उनके कहने पर मजबूर होकर फैजान ने कमरे का दरवाजा खोला था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। ऐसा लग रहा था बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आंखों के आंसू रोक रखे हैं। फैजान, राबिया बेगम रोते हुए फैजान के सीने से लगी थी। रात के 11 बज रहे हैं मम्मी, और उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। वो किस हाल में होगी, कैसी होगी, ये सोच मेरी जान निकल रही है। फैजान ने परेशान होते हुए कहा तो जो खुद सुबह से महक पर गुस्सा थी वो भी अब परेशान होने लगी थी। तुम फिक्र मत करो फैजान, वो लौट आएगी, कुछ नहीं होगा उसके साथ। राबिया बेगम के कहने पर फैजान ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा था। मैं थोड़ी देर में घर से चला जाऊंगा। फैजान की बात पर राबिया बेगम नासमझी से उसे देखने लगी थी। कहाँ? लड़खड़ाते हुए अंदाज में राबिया बेगम ने पूछा था। महक को ढूंढने। मैंने अपने दोस्त से बात की है, अस्पताल यतीम खाने में। फैजान की जबान आगे बोलने से लड़खड़ाई थी और राबिया बेगम ने तड़प कर पूछा था, और वो कह नहीं सका था। राबिया बेगम ने तड़प कर अपने सीने पर हाथ रखा था। ऐसा कुछ भी नहीं होगा फैजान, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। राबिया बेगम ने रोते हुए कहा था। तभी फैजान का फोन बजा था। मेरा दोस्त आ गया है मम्मी, मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ। आप दुआ करना कि महक मुझे मिल जाए, वरना मैं आफरीन और शबीना मामी को नहीं छोड़ूंगा। जब से हमारा रिश्ता हुआ था वो महक की दुश्मन बनी पड़ी थी। हो ना हो इन दोनों का ही महक को गायब करने में कोई हाथ है, वरना उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने ये सब इसलिए किया है ताकि महक न हो, और इज्जत बचाने के लिए मैं आफरीन से शादी कर लूं। आप ऐसा कुछ सोचना भी मत। वो राबिया बेगम को बताकर वहां से जा चुका था, जबकि राबिया बेगम अपना सर थामते हुए रोने लगी थी। पहले महक का गायब होना और अब ये फैजान की गलत फहमी। ए ऊपर वाले, महक ठीक ठाक हमें मिल जाए। उन्होंने रोते हुए दुआ की थी। अपनी पावर इस्तेमाल करो, एसपी अपनी पूरी टीम डबल करो। मुझे कोई परेशानी नहीं है। हर अस्पताल, हाईवे, हर जगह तलाश करो। मुझे मेरी कजन सुबह होने से पहले मेरे पास चाहिए। अफान फोन पर बात करते हुए अपना माथा मसल रहा था। यू इडियट, जब मैं कह रहा हूँ वो घर से अपनी मर्जी से निकली थी, तो फिर सिर्फ कुछ देर के लिए 2 दिन बाद उसकी शादी थी। उसकी पसंद से उसकी शादी हो रही थी। सपा की बात पर अफान गुस्से से गुर्राया था। अगर उसका कुछ नुकसान हुआ या कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों की नौकरी नहीं रहने दूंगा। गॉट इट? गुस्से से कहते हुए अफान ने अपना फोन बेड पर फेंका था। पहले जो पुलिस महक की मिसिंग रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं थी, अब अफान के फोन करने पर न सिर्फ रिपोर्ट लिखी गई थी, बल्कि पुलिस की पूरी सोर्स महक को चप्पे पर ढूंढ रही थी। कहाँ चली गई महक? तुम पता नहीं किस हाल में होगी। बेड पर बैठे अफान ने अपना सर हाथों में गिराया था। इसका सीधा पांव तेजी से हिल रहा था। यह अफान के डिप्रेशन में जाने की निशानी थी। कहाँ जा सकती है महक? वो कैब ड्राइवर, वो अपनी मर्जी से गई थी, और घर के ड्राइवर की जगह उसने टैक्सी क्यों बुक की थी? इसका मतलब छुपकर वो कोई ऐसी जगह पर जा रही थी जहां पर हम लोगों ने उसे जाने से मना किया था। अफान ने अपनी आईब्रो उठाई थी। वो गहरी सोच में था। क्या वो इस शादी से भागी है? अफान के दिल में सवाल उठा था। नहीं, शादी तो उसकी पसंद की है, वो शादी से नहीं भाग सकती, और अगर भागती तो पीछे कोई ना कोई लेटर तो छोड़कर ही जाती। गहरी सांस लेते हुए एक बार फिर फोन उठाया था। अफान ने अपने मैनेजर को कॉल की थी। फोन ट्रेस हुआ। कॉल उठाते ही अफान ने पहला सवाल किया था। सर, कोशिश कर रहे हैं लेकिन फोन बंद है।
हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। मैनेजर ने परेशान होते हुए कहा था। मुझे जल्द से जल्द लोकेशन चाहिए और हाँ, हैकर हायर करो। उसके सोशल अकाउंट्स कहाँ कहाँ से कब कब एक्टिवेट रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। मुझे उसके फ़ोन का पूरा डाटा चाहिए। अफ़ान के कहने पर मैनेजर ने ओके सर कहकर फ़ोन रख दिया था। इसी बीच दरवाजे पर कोई आया था। अफ़ान ने पलटकर देखा तो आफरीन अंदर आई थी। आंखें रोने की वजह से लाल होकर सूज चुकी थी। भाई महक, आफरीन रोते हुए अफ़ान के गले लगी थी। अफ़ान ने उसे अपने गले से लगा लिया था। महक, मिल जाएगी आफरीन, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। आफरीन रोने लगी तो अफ़ान ने नरमी से उसका सर थपथपाया था। तुम फिक्र मत करो आफरीन, सुबह होने से पहले ही महक हमारे पास होगी। अफ़ान के इतने यकीन से कहने पर आफरीन ने नजर उठाकर अफ़ान को देखा था। आप सच कह रहे हैं, महक आ जाएगी ना? आफरीन के कहने पर अफ़ान ने होठ मीचते हुए हाँ में सर हिलाया था। तुम जाओ अपने कमरे में और आराम करो, सुबह से रो रही हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अफ़ान के कहने पर आफरीन अपने आंसू साफ करते हुए कमरे से निकल गई थी। कैसे मान लेती वो उसकी बात, कैसे यकीन कर लेती, जबकि वो महक को गायब करवाने में उसका बराबर का हाथ था। रात को बैठकर उसने फैजान को रो रो कर मांगा था, बहुत शिद्दत से दुआ मांगी थी कि ए ऊपर वाले कुछ भी कर, बस महक को रास्ते से हटा दे। पर अब जब वो रास्ते से हट गई थी तो उसकी जान निकली जा रही थी। अपने कमरे में आते ही वो अपने बेड पर उल्टा मुंह कर कर गिरी थी। ए ऊपर वाले, मैं अपनी दुआ वापस लेती हूँ, नहीं चाहिए मुझे फैजान, बस प्लीज महक वापस आ जाए। आप तो ऊपर वाले हैं, आप तो सब जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ है, कैसी है। प्लीज उसको सही सलामत घर वापस पहुंचा दीजिए। वो अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। दूसरी तरफ शबीना बेगम, जो दिन भर नफरतों से अपने मुंह से जहर उगलती रही थी, अब बैठकर महक की सलामती की दुआ कर रही थी। वो उनको लाख ना पसंद थी, मगर वो थी तो उन्हीं के घर की बच्ची। नसीम साहब भी सलमान साहब के साथ पुलिस स्टेशन में ही थे। पुलिस के साथ मिलकर वो शहर के बड़े बड़े जगह के एरिया की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे कि कहीं वो शायद किसी बस स्टॉप पर नजर आ जाए। सिगरेट का धुआं हवा में मिल रहा था। वो अपनी बालकनी में खड़ा था। ठंडी हवाएं उससे होकर गुजर रही थीं। 2 घंटे बीत चुके थे। हर गुजरा हुआ पल सदियों की तरह दिलो दिमाग पर बोझ डाल रहा था। उसी पल उसका फोन बजा था। वो अफ़ान के मैनेजर की कॉल थी। सर, फिलहाल लोकेशन तो ट्रेस नहीं कर सके हम, मगर महक के नंबर से उनका व्हाट्सएप डाटा, ईमेल और कॉल हिस्ट्री वगैरह ट्रेस कर ली गई है। मैंने सब कुछ आपको ईमेल कर दिया है। मैनेजर ने अफ़ान को इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, लोकेशन भी ट्रेस करो, मुझे लोकेशन भी जल्द से जल्द चाहिए और ये भी जानकारी निकाल पाओ कि लास्ट टाइम महक को कौन सी कैब पिक करने आई थी। अफ़ान फोन काटते ही फौरन अंदर आया और बेड पर लैपटॉप लेकर बैठा। लैपटॉप खोला तो ऐप पर क्लिक करते ही महक का सारा डाटा उसके सामने था। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वो महक की सारी चैट्स एक्सप्लोर करने लगा। उसकी सारी फ्रेंड्स की एक एक करके चैट्स पढ़कर उसकी नज़र नमीरा की चैट पर रुकी थी। उसी दिन से, जिस दिन से अफ़ान ने उसकी इंसल्ट की थी, महक के फ़ोन के सारे चैट में उसको एक भी चीज़ ऐसी नहीं मिली थी जिससे उसको पता लग सके कि महक कहाँ गायब हुई है। महक सुबह कहाँ गई थी, अब ये उसके लिए एक गहरा सवाल बन चुका था। तमाम ऐप का डाटा निकालते हुए उसे कैब ड्राइवर का नंबर मिला था जो लास्ट टाइम महक को लेने के लिए घर के बाहर आया था। अफ़ान ने वो नंबर अपने मैनेजर को दिया था और कहा था कि इस नंबर की सारी डिटेल्स निकलवाएं और नंबर को ट्रेस करें। फ़ोन के ज़रिए ही, ऐप के ज़रिए ही गाड़ी की सारी डिटेल्स भी आ गई थी। कहीं तो कुछ मिसिंग है, कहीं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कहीं पर छूट रहा है। अफ़ान ने लैपटॉप की स्क्रीन की आंखें छोटी करते हुए बहुत गहराई से देखा। फिर उसने आंखें मींची। फिर उसकी नज़र वापस नमीरा की चैट पर अटकी थी। अफ़ान को पहले दिन से ही वो लड़की बुरी तरह से खटक रही थी। अफ़ान ने मैनेजर को कॉल की। एक नंबर भेज रहा हूँ, मुझे इस नंबर की भी सारी डिटेल्स चाहिए। ट्रेस करो इस नंबर को और बताओ मुझे ये लड़की और कितने सिम यूज़ करती है, कहाँ जाती है, कहाँ आती है, क्या करती है, मुझे सब कुछ जानना है। और सुबह के टाइम ये कहाँ पर थी। मैनेजर से बात करते टाइम ही फैजान ने नमीरा का नंबर उसको सेंड किया था और फिर कॉल कट कर दी थी। लैपटॉप बंद कर कर वो कमरे में टहल रहा था और अब रात के 5 बज चुके थे।
मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कंधे थकान की वजह से नीचे झुक गए थे और सर बुरी तरह से दर्द कर रहा था। ऐ ऊपर वाले, महक जहाँ भी हो बस ठीक ठाक हो। अफ़ान ने पूरे दिल से दुआ की थी। फिर उसके दिमाग में एक अचानक से कुछ आया था। अफ़ान ने फौरन लैपटॉप खोला और महक के मोबाइल डाटा में जो फेसबुक आईडी शो हो रही थी, तो वो आईडी महक खान के नाम से थी। और अफ़ान को अच्छे से याद था कि महक की एक और आईडी भी थी जो नूर के नाम से थी। उसने एक बार उस आईडी से अफ़ान को मैसेज भी किया था। ओह गॉड थिम, अफ़ान ने परेशान होते हुए फौरन फ़ोन उठाया था। महक के नंबर पर एक और आईडी बनी थी नूर के नाम की। महक की आईडी की डिटेल्स भी चाहिए मुझे। अफ़ान के फ़ोन पर कहने पर कुछ देर खामोशी छाई थी। जी सर, नूर के नाम की भी एक आईडी थी, पर ये दोपहर ही डीएक्टिवेट की गई है, डिलीट कर दिया गया है ये अकाउंट। अफ़ान ने एक गहरी सांस ली। उसे यहाँ से कोई क्लू मिल सकता था। फौरन आईडी को रिकवर करो और मुझे इसका पूरा डाटा भी भेजो। अफ़ान के कहने पर मैनेजर ने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद मैनेजर की कॉल आई। मैनेजर ने नूर नाम की आईडी रिकवर करवाकर और उसकी सारी डिटेल्स भी अफ़ान को सेंड कर दी थी। अफ़ान की नज़रें एक बार फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी थी और इस बार आंखों में चमक दिखाई दी थी। नूर नाम की आईडी से हम्माद नाम के लड़के को मैसेज किया गया था। ये मैसेज रात के 2 बजे के करीब किया गया था। प्लीज नाराजगी छोड़ दो ना। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। मेरा तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। महक की तरफ से ये मैसेज उसे भेजा गया था। रहने दो, तुम्हारे ये मनाने का पुराना तरीका है। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? मुझसे मिलने नहीं आ सकती क्योंकि तुम तो मायूं बैठ गई हो। तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं। महक, मैंने आज तक किसी से इतनी दिल से मोहब्बत नहीं की जितनी तुमसे की थी। मुझे तो सोच सोच कर जान निकल जा रही है कि अगर तुम्हारी शादी हो गई तो फिर हम कैसे बात करेंगे, कैसे मिलेंगे। हम्माद की आईडी से रिप्लाई आया था और अफ़ान के माथे पर बल पड़े थे। तुम मेरी मोहब्बत को ना आजमाओ। चलो ठीक है, मैं तुमसे सुबह ही मिलने आऊंगी। महक की तरफ से ये मैसेज था। ठीक है, अगर तुम कल सुबह नहीं आई तो तुम्हारी और मेरी बातचीत हमेशा के लिए खत्म। मेरे अंदर और कुछ झेलने की ताकत नहीं है। दूसरी तरफ से मैसेज था। उसके बाद महक की तरफ से भेजे गए दिल के बहुत सारे इमोजीज। अफ़ान के दिल एक पल के लिए बुरी तरह चकराया था। स्क्रीन को बहुत देर तक घूरने के बाद अफ़ान ने दोबारा मैनेजर को कॉल की थी। इस पर पुराना डाटा नहीं है, ये सिर्फ कल रात की चैट है और इस चैट को देखकर लग रहा है कि इससे पहले भी इस आईडी पर कन्वर्सेशन होती रही है। मुझे इससे पहले का भी डाटा चाहिए। मुझे इससे पहले की भी उनकी सारी कन्वर्सेशन चाहिए। अफ़ान ने अपना माथा मसलते हुए कहा था। सर, पर यह अकाउंट 3 महीने पहले डिलीट किया जा चुका था और फिर दोबारा बनाया गया है। इसके अलावा कोई और डाटा नहीं है। मैनेजर के बताने पर अफ़ान का दिल किया था कि अपना सर पीट ले। ठीक है, सुबह होने वाली है और मुझे उस ड्राइवर के और महक के फ़ोन की लोकेशन चाहिए। ये कहते ही अफ़ान ने फ़ोन बंद कर दिया था। अफ़ान फ़ोन और लैपटॉप बंद करने के बाद थोड़ी देर के लिए बेड पर लेटा तो आंखें और सर बुरी तरह से दर्द करने लगे थे। अफ़ान ने अपनी आंखें मूंदी और अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। तुम्हारे हिटलर भाई का ये 7वां जन्म लगता है मुझे। इससे पहले जितने भी हिटलर और जालिम गुजरे हैं वो तुम्हारे भाई से पीछे रह गए हैं जुल्म में। कुछ महीने पहले अफ़ान ने महक की ये बातें सुनी थी। किचन में खड़े हुए इसी पल अफ़ान के होठ मुस्कुराए थे, पर सोचते ही आंखों के किनारे नम होने लगे थे। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था महक। काश तुम सोच लेती कि तुम्हारे पीछे कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। अफ़ान झट से उठ बैठा था। अपना सीना रब करते हुए पानी का गिलास अपने होठों से लगा गया था जब अचानक ही उसका फोन बचा था। निगाह घुमाकर देखी तो एसपी का फोन था। तो अफ़ान का दिल जोर से धड़का था। फोन उठाते ही उसने कान पर लगाया, पर पीछे से अपने चाचा की रोती हुई आवाज सुनकर आंखें लाल होकर नम होने लगी थी। सर, आपके ऑर्डर के मुताबिक मैंने अपनी पूरी पुलिस सोर्स महक मैडम को ढूंढने के लिए लगा दी थी। इन 5 घंटे में हमने शहर का कोई कोना नहीं छोड़ा। सारे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन सब कुछ छान लिया। सबकी सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली है, मगर हमें महक मैडम या उनकी कोई दोस्त, कोई गाड़ी कहीं स्पॉट नहीं हुई। सारे अस्पताल, यतीम खाने, सब जगह हमने छानबीन कर ली है, मगर महक मैडम हमें कहीं पर भी नहीं मिली। आपके पापा के कहने पर हम उनके दोस्तों के घर की तलाशी भी ले चुके हैं, पुलिस वाले ने बताया। तो अफ़ान अपनी आंखें मीच गया था। वो बेड पर बैठा था। एक गरम जलता हुआ आंसू उसकी आंख से निकला था और नाक के कोने पर अटक गया।
मुंह से गहरी सांस छोड़ते हुए उसने फोन बेड पर फेंका। कोई पावर, कोई पैसा, कोई रुतबा इस वक्त ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। उसे लगता था कि वो इतनी पावर रखता है कि पल भर में किसी को नचा सके, पर अब सब कुछ बेकार लग रहा था। अब वो बेबस महसूस कर रहा था खुद को। महक उसके होठों से हल्के से निकला था। दरवाजे पर कोई आया तो उसने फौरन सीधे होते हुए अपनी नाक पर आए उस आंसू के कतरे को साफ किया था। अपनी आंखों को मसला और खड़े होते हुए अपने हाथ कमर पर बांध दिए थे, पर चलने के बावजूद भी कंधे और सीने पहले जैसा चौड़ा नहीं कर पा रहा था, बल्कि और झुक गए थे। अफ़ान दादाजी कमरे में आए थे। उनकी दाढ़ी से पानी टपक रहा था। शायद वो मुंह धोकर आए थे। बाहर चलो, आज अकेले नहीं चल पाऊंगा, गिर जाऊंगा। दादाजी के कहने पर अफ़ान हाँ में सर हिलाता हुआ दादाजी के पास आया था। दादा जान को सहारा देते हुए वो बाहर की तरफ ले जाने लगा। कुछ खबर मिली है महक की? दादाजी ने परेशान होते हुए पूछा था। नहीं, अफ़ान ने ना की आवाज में कहा था। अभी अफ़ान के पास दादाजी को देने के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। तुमने कहा था सुबह तक महक मिल जाएगी। दादाजी ने उसका किया हुआ वादा याद दिलाया था। जी दादा जान, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये कहते हुए उसकी आवाज कप-कपाई थी। वो थोड़ी आज़ादी पसंद है, थोड़ी लापरवाह है, मगर मेरी बच्ची बदकिरदार नहीं है अफ़ान। दादाजी ने नम आवाज में कहा था। फैजान से उसकी शादी उसकी पसंद और उसकी मर्जी से हो रही थी। वो घर से भागी नहीं है। दादा जान उसे यकीन दिला रहे थे। मैं जानता हूँ दादा जान, वो ऐसी नहीं है, बस मिल जाएगी। आप फिक्र मत करिए, दुआ करिए कि वो सही सलामत मिल जाए। अफ़ान की बात पर दादाजी खामोश हो गए थे। दोनों दुआ में हाथ उठाए बैठे थे। दोनों के होठों पर एक ही दुआ थी कि महक सही सलामत घर आ जाए। सुबह के 8 बज गए थे। नसीम साहब और सलमान साहब दोनों घर लौट आए थे। अफ़ान अब पुलिस स्टेशन गया था। शबीना बेगम मरियम बेगम को तसल्ली दे रही थी। मरियम बेगम का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। ना वो कुछ खा रही थी, ना कुछ पी रही थी। बस उनकी नींद या बेहोशी जैसी हालत हो गई थी। राबिया बेगम भी रोती हुई वहां आ गई थी, क्योंकि फैजान अपने दोस्त के साथ कल रात से महक को ढूंढने के लिए घर से निकला था और अभी तक वापस नहीं आया था। सर, ड्राइवर की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है और महक मैडम की भी लोकेशन ड्राइवर के घर की आ रही है। मैनेजर के बताने पर अफ़ान के माथे पर गहरे बल पड़े थे। अगले ही पल अफ़ान गाड़ी की तरफ बढ़ा था और उसने गार्ड को भी इशारा किया तो गार्ड्स भी गाड़ी में सवार हुए थे। अगले कुछ ही पलों में 3 गाड़ियां आगे पीछे तेजी से निकली थी। आधे घंटे के चलने के बाद गाड़ियां एक बस्ती के आगे रुकी थी। हैरत से लोग आलीशान गाड़ियों को देख रहे थे। वो सब लोग अफ़ान खान ज़दा को देखकर हैरान थे। ये इतना ऊंचा सितारा इस छोटी सी बस्ती में क्या कर रहा था? ड्राइवर के घर के आगे गाड़ी रुकी थी। गार्डों ने फौरन दरवाजा पीटना शुरू कर दिया था। ड्राइवर ने दरवाजा खोला तो बाहर गार्ड को खड़ा देखकर डरकर दरवाजा बंद करने लगा। तभी गार्ड ने एक जोरदार लात दरवाजे पर मारी थी। दरवाजा पहले से ही कच्चा था। जंग खाए हुए दरवाजा एक पल में नीचे गिरा था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो ड्राइवर हाथ जोड़ रहा था। अंदर से उसकी वाइफ और एक बच्चा भी बाहर आया था। तलाशी लो। मैनेजर के कहने पर अफ़ान के सारे गार्ड्स घर की तलाशी लेने लगे। आगे बढ़ते अफ़ान ने इस कैब ड्राइवर का गिरेबान पकड़ा था। महक कहाँ है? अफ़ान ने गुस्से में कहा था। कौन? वो कैसी महक? मैं किसी महक को नहीं जानता। ड्राइवर ने डरते हुए बोला था। बकवास मत करो, अगर नहीं बताया तो अंजाम बुरा होगा। जल्दी से बताओ महक कहाँ है? अफ़ान ने जोरदार थप्पड़ ड्राइवर के मुंह पर मारा था। ड्राइवर हाथ जोड़कर रोने लगा था। ड्राइवर के रोने पर अफ़ान के मैनेजर ने उसका गिरेबान पकड़कर उसे खड़ा किया था। क्या बकवास कर रहा है? 2 महीने पहले भी तेरे ऊपर लड़की को पकड़ने का केस लगा था। केब में लड़कियों को बिठाकर उनको किडनैप करता है। मैनेजर के कहने पर ड्राइवर की वाइफ ने अफ़ान के आगे हाथ जोड़ दिए थे। साहब, मैं जानती हूँ ये नियत का खराब है, मगर ये किसी लड़की को किडनैप नहीं कर सकता, मेरा यकीन करिए। वो औरत रोते हुए बोली तो अफ़ान का चेहरा लाल पड़ने लगा था। इस लड़की के फोन की लास्ट लोकेशन यहाँ की ट्रेस हुई है। क्या तुम भी शामिल हो इस जुर्म में? कहाँ छुपाया है उसे? मैनेजर के कहते ही ड्राइवर की बीवी अंदर भागी थी और जब वापस आई तो हाथ में कीमती मोबाइल था। वो मोबाइल देखते ही अफ़ान चौंका था। वो महक का मोबाइल था। साहब, मैडम मेरी गाड़ी में अपना मोबाइल भूल गई थी। मैंने देखा था, मगर लालच में आज ये फोन बेचने वाला था। अफ़ान ने फौरन उसके हाथ में से फोन लिया। एक और उम्मीद
उसके हाथ से निकल चुकी थी। अफ़ान तेजी से इस घर से बाहर निकला था। अपने माथा उंगलियों से दबाते हुए वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। सर, क्या करना है? आप परमिशन दे तो रिमांड में ले लें। गार्ड के पूछने पर अफ़ान ने ना में सर हिलाया था। इसकी गाड़ी किस किस ट्रैक पर गई थी, सीसीटीवी कैमरा चेक करो। इसने महक को कहाँ पर ड्रॉप किया था, इसकी गाड़ी पर, इसके घर वालों पर, सब पर नजर रखो। कब किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, सब पर। गार्ड से बात करते हुए उसने मैनेजर को चलने का इशारा किया था। सर, ये मुझे नॉर्मल केस नहीं लग रहा है, कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा। ये मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने पहले से ही प्लान किया हुआ था। मैनेजर के कहने पर अफ़ान ने गहरी सांस ली थी। सर, क्या आपकी कोई पॉलिटिकल दुश्मनी तो नहीं जिसमें मैनेजर ने अपनी बात सामने रखी? नहीं, अगर मेरी दुश्मनी में से कुछ होता तो महक नहीं, आफरीन निशाना बनती। महक की दोस्त थी नमीरा। मुझे वो लड़की खटक रही है, उस पर नजर रखो। उस लड़की के फोन, लैंडलाइन, उसके घर के नौकरों से खुफिया जासूसी लो। मुझे उसकी पल पल की खबर चाहिए। इसके बाकी दोस्तों पर भी नजर रखो। अफ़ान के कहने पर मैनेजर ने हाँ में सर हिलाया था। इस आईडी का पता चला किसकी है और किस नंबर से बनाई गई है। अफ़ान ने याद आने पर पूछा था, सर, इस पर एसपी और उनकी टीम काम कर रही है। हमें अभी पुलिस स्टेशन जाना है, या अगर आप कहें तो एसपी को ही ऑफिस में बुला लें। मैनेजर ने पूछा तो अफ़ान ने ऑर्डर दिया, ऑफिस में बुलवाओ। ये कहकर गाड़ी से बाहर देखने लगा और ड्राइवर को फौरन गाड़ी रोकने को कहा। उसने गाड़ी के उस पार देखा और गाड़ी रुकते ही फौरन गाड़ी से नीचे उतरा। मैनेजर परेशान होते हुए अफ़ान को देखने लगा। वो इस सड़क से पार करके दूसरी तरफ आया तो दिल तेजी से धड़क। फुटपाथ पर फैजान स्ट्रीट लाइट से टेक लगाए सो रहा था। अफ़ान घुटनों के बल उसके पास बैठा था। उसने फैजान का कंधा हिलाया। फैजान फैजान के पुकारने पर वो हड़बड़ाकर उठा था। महक, महक। उसने उठने के साथ ही महक को पुकारा तो अफ़ान ने सख्ती से दांत पीसे थे। घर चलो फैजान, ये क्या हालत बनाई हुई है? इस हालत में ढूंढोगे तुम महक को? अफ़ान के कहने पर फैजान अफ़ान को देखने लगा था। मैं जब तक महक को नहीं ढूंढ लेता, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। वो जिद्दी अंदाज में बोला था। बी मैच्योर फैजान, मिल जाएगी महक। अफ़ान के कहने पर फैजान ने गुस्से से उसका हाथ अपने कंधे से झटका था। अगर आफरीन खोई होती तब भी आप क्या ऐसे ही कहते? उसके सवाल पर अफ़ान के माथे पर बल पड़े थे, पर इस वक्त बहस करनी बेकार थी। चलो उठो, मेरे साथ घर पर चलो। एसपी आ रहा है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है महक की। अफ़ान के कहने पर फैजान एकदम खड़ा हुआ और गाड़ी की तरफ बढ़ा। अफ़ान उसकी तरफ देखता रहा। इससे साफ दिख रहा था कि वो कितना परेशान था। सड़क पर बैठे ही उसकी आंख लग गई थी, नींद उस पर हावी हो गई थी, मगर अफ़ान अपनी आंखें तक बंद नहीं कर सका था। आंखें बंद करते ही नजर के सामने महक का चेहरा आ जाता था। अफ़ान फैजान के साथ ऑफिस पहुंच गया था और थोड़ी ही देर बाद एसपी भी 2 हवलदारों के साथ ऑफिस में आ गया था। सर, वो हम्माद नाम की आईडी किसी हम्माद नाम के नंबर से बनी हुई थी, मगर परेशानी की बात यह है कि महक मैडम ने जब लास्ट टाइम बात की तब वो आईडी शहर के आगे वाले एक छोटे से इलाके में एक्टिव थी। अगर कोई महक को मिलने के लिए बुलाता है तो वो इतनी देर में इस शहर में नहीं आ सकता। एसपी के कहने पर अफ़ान के माथे पर परेशानी की लकीरें गहरी हुई थी। मामला पेचीदा होता जा रहा था। इस हम्माद नाम के बंदे को उठा लो, यही सब उगलेगा। फैजान ने गुस्से से कहा था। सर, 2 महीने पहले ही इस बंदे की डेथ हो चुकी है और जहां से आईडी ट्रेस हुई है उस घर में किसी के पास भी फोन नहीं है। उसके बाद ही आईडी डिलीट कर दी गई और जहां से ये लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई वो आपके घर की थी। पुलिस वाले ने कहा तो अफ़ान ने अपना सर पकड़ लिया। सर, महक मैडम की गुमशुदगी जितनी नॉर्मल लग रही है उतनी नॉर्मल नहीं है। वो अपनी मर्जी से घर से बाहर निकली और उनको साजिश के तौर पर किडनैप किया गया और ये जाल सिर्फ आज कल में नहीं बिछाया गया, बल्कि ये महीनों की प्लानिंग लग रही है। एसपी की बात समझते हुए अफ़ान ने हाँ में सर हिलाया था। सर, मैं कुछ कहना चाह रहा था, अगर आप परमिशन दे तो। एसपी ने परमिशन लेते हुए कहा तो अफ़ान ने बोलने की परमिशन दी। सर, हमने सब जगह ढूंढ लिया, शायद हम जो समझ रहे हैं वो बात ना हो। सर, या तो ये बहुत पेचीदा केस है या फिर बहुत सिंपल। एसपी ने कुर्सी को आगे खिसकाते हुए कहा था। पहले सीधे हो जाओ और फिर जो कहना है वो कहो। एसपी ने एक नज़र अफ़ान के बिगड़ते हुए चेहरे पर डाली थी, फिर उसने कहने की हिम्मत जुटाई। वो जानता था सामने बैठा हुआ पठान इंसान था, वो बिल्कुल भी माफ़ करने की ताकत नहीं रखता था। सर, ऐसा होता है अक्सर, लड़कियां घर से निकल तो जाती हैं
मगर उन्हें रास्ते का अंदाजा नहीं होता। फोन भी गिर गया था उनका। ऐसे में कुछ दरिंदे लोग मौके का फायदा उठाते हैं, लड़की को किडनैप कर कर गायब कर देते हैं। मुझे लग रहा है कि हमें एक बार रेड लाइट एरिया में भी एसपी ने इतना ही कहा था जब फैजान ने गुस्से से उसका गिरबान पकड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? रेड लाइट एरिया में फैजान ने गुस्से से चीख जब हवलदारों ने उसे पीछे किया। प्लीज फैजान, इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें समझाने में बर्बाद कर दूं। मैं जज्बात में बहकर महक को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकता। अगर तुम होश में नहीं रह सकते तो जाओ यहाँ से। अफान गुस्से से दहाड़ा तो फैजान मुट्ठी मींचते हुए वापस अपनी जगह पर बैठ गया। ठीक है, तुम सारे रेड लाइट एरियाज भी कवर करो। ये कहते हुए अफान ने अपनी कुर्सी से टेक लगाकर जोर से आंखें मींची थी। सर, वहाँ हाथ डालना आसान नहीं है। बड़े बड़े लोगों के हाथ होते हैं वहाँ। एसपी की बात पूरी होने से पहले ही अफान ने अपना मोबाइल उठा लिया था। कमिश्नर को कॉल की थी। कुछ ही देर बाद उन्हें रेड लाइट एरिया कवर करने की परमिशन मिल चुकी थी। थैंक यू सर। मेरी दुआ है कि महक मैडम हमें शाम का सूरज ढलने से पहले ही मिल जाएं। शाम का सूरज भी ढल चुका था। शाम का पार भी शुरू हो गया था, मगर महक की कोई खबर नहीं मिली थी। रेड लाइट एरिया में पुलिस रेड भी मार चुकी थी। अब तो कोई रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था। क्या महक कहाँ गायब हो गई? उसको जमीन ने निगल लिया है या आसमान खा गया है? सॉरी सर, हमें महक मैडम नहीं मिली और जहां ड्राइवर ने उन्हें ड्रॉप किया था वो एक छोटी सी बस्ती थी और वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। एक परचूनी की दुकान है। उसका कहना है कि महक मैडम वहां 12:30 के करीब कैब से उतरी थी और कुछ परेशान सी थी। उन्होंने इस परचूनी वाले से फोन भी मांगा था किसी को फोन करने के लिए, मगर फोन में बैलेंस नहीं था तो इसलिए उसने मना कर दिया था। कुछ ही देर बाद वहां पर हल्के पीले कलर की टैक्सी रुकी थी और महक मैडम मुस्कुराती हुई उस टैक्सी में बैठ गई थी। वो अंदर नहीं देख पाया था क्योंकि गाड़ी के शीशे बंद थे और ना ही उसने टैक्सी का नंबर नोट किया था, क्योंकि उस जैसी बहुत सारी टैक्सी वहां से गुजरती रहती थी। पुलिस के बताने पर अफान ने अपने सामने बैठे दादाजी और चाचा सबको देखा और फोन बंद कर दिया। कुछ पता चला महक का? दादाजी ने फिक्रमंदी से पूछा था। नहीं दादाजी, मेरा दिमाग भी अब मेरे कोरे कागज की तरह हो गया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं गहरे समंदर में डूबता जा रहा हूँ, पर कहीं से भी किनारा या किनारा का जाता हुआ रास्ता नजर नहीं आ रहा। अफान ने बेबस होते हुए कहा तो कमरे से आई हुई निढाल मरियम बेगम की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे थे। हम इश्तिहार नहीं लगवा सकते क्या? 1-2 करोड़ की रकम रखेंगे तो पैसे के लालच में कोई भी आकर उसे घर तक पहुंचा देगा। ये राय शबीना बेगम ने दी थी। मुझे शबीना बेगम की ये बात ठीक लग रही है और फिर ये बात भी कंफर्म हो चुकी है कि महक घर से भागी नहीं है बल्कि उसे ट्रैक किया गया है। नसीम साहब ने अपनी वाइफ की बात को बढ़ाते हुए कहा था और फिर सबकी बात मानते हुए महक का फोटो अखबार और तमाम न्यूज में दे दिया गया था। नीचे से ढूंढने वालों को या घर तक पहुंचाने वालों के लिए करोड़ों का इनाम रखा गया था। जो उम्मीद टूट सी गई थी वो एक बार फिर जाग उठी थी। महक के जल्द घर लौट के ख्याल ने उन सबको थोड़ा सा सुकून दिया था और कुछ ही दिनों में ये खबर दूर दूर तक फैल गई थी कि अफान खान ज़दा की कजिन महक किडनैप हो गई है। मगर हर गुजरते दिन के साथ ये खबर भी पुरानी होती जा रही थी और लोगों को नई खबर या नया चस्का मिल गया था और महक नाम का इनाम की रकम ये सब बहुत पीछे रह गया था। खाना खा लो मरियम, वैसे ही बीमार रहती हो और सूखती जा रही हो। शबीना बेगम कमरे में खाने की ट्रे लेकर आई थी। हर वक्त जिस जबान से जहर उगलता जाता था उस जबान में अब मिठास भर गई थी। मरियम बेगम की इस हालत पर उन्हें बहुत रहम आता था। कैसे खाना खा लूं भाभी? मेरी बच्ची को गायब हुए 4 महीने हो गए हैं। उसका कुछ अता पता नहीं है। पता नहीं वो किस हाल में होगी, कैसी होगी, जिंदा होगी भी या नहीं। मरियम बेगम ये कहते हुए बुरी तरह से रोने लगी थी। शबीना बेगम ने उनके सर पर हाथ फेरा था। भाभी, मुझे लगता है कि मैं जल्दी मर जाऊंगी। प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ लीजिए। अफान से पूछिए कि उसे कोई खबर मिली। वो तो सियासत में है ना, उसके लिए कुछ भी करना क्या मुश्किल है? मरियम बेगम ने रोते हुए तड़पते हुए कहा था। सियासत में है मरियम, मगर है तो इंसान ही। कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती हैं, वो भी ऊपर वाले का मोहताज है। तुम दुआ करो, वो तो हर चीज को जानता है। मिल जाएगी महक। उन्होंने मरियम के सर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाया, मगर माँ को कहाँ सब्र आने वाला था। सब्र तो किसी को भी नहीं आ रहा था।
4 महीने बाद भी अफ़ान और फैज़ान महक को पहले दिन की तरह तलाश कर रहे थे। रोज अस्पतालों के बस स्टेशनों सब जगह के चक्कर लगा रहे थे। घर में वीरानी फैल चुकी थी। किसी के मरने का शौक भी 3 दिन तक मनाया जाता है, मगर महक को गायब होने को 4 महीने गुजर चुके थे। जबरदस्ती मरियम बेगम को खाना खिलाकर शबीना बेगम कमरे से निकल गई थी। आफरीन थी कि अभी यूनिवर्सिटी से आई थी। महक के गायब होने के बाद आफरीन के ऊपर पाबंदियां बढ़ गई थी। वो खुद भी हालातों से डर चुकी थी। दादाजी वेंटिलेटर पर आ गए थे। उन्हें रोज रोज सांस उखड़ने की परेशानी होती थी। कुछ पता चला महक का? अफ़ान ने ऑफिस से आते हुए मैनेजर से पूछा, तो मैनेजर ने ना में सर हिलाते हुए सर झुका गया। अफ़ान ने गहरी सांस ली और कमरे से निकल गया। घंटों दिनों में, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीने में और महीने सालों में बदल गए थे। महक को गायब हुए 2 साल हो गए थे, मगर किसी को महक की कोई खबर नहीं मिली थी। पुलिस वाले भी अब थक चुके थे, मगर कोई भी महक को नहीं भूला था। मरियम बेगम की हालत न जिंदा में रही थी और ना ही वो मर पाई थी। दादाजी की तबीयत अब पहले से थोड़ी बेहतर हो चुकी थी। किसी के जाने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती है। अगर महक के जाने का असर किसी पर पड़ा था तो वो थी मरियम बेगम। फैज़ान और अफ़ान थे। फैज़ान, राबिया बेगम कॉफी का कप लेकर फैज़ान के कमरे में आई थी। वो लैपटॉप पर बिजी अपने ऑफिस का काम कर रहा था। हाँ मम्मी, उसने एक नजर उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा था। मैं तरस गई हूँ फैज़ान, तुम्हें हंसता मुस्कुराता देखने के लिए। राबिया बेगम के कहने पर फैज़ान हल्का सा मुस्कुराया था। मैं ऑफिस के काम में बिजी रहता हूँ मम्मी, और बेवजह मुस्कुराऊंगा तो पागल लगूंगा। वो हल्की आवाज में बोला तो राबिया बेगम ने उसे घूरा था। जब तुमसे कोई इतनी मोहब्बत करता हो तो उसे आजमाते नहीं हैं? राबिया बेगम ने एकदम से कहा था। इस बात से क्या मतलब है मम्मी आपका? फैज़ान ने ना समझी से पूछा था। 2 साल गुजर गए हैं और 2 साल बहुत ज्यादा होते हैं। फैज़ान, क्या महक की मोहब्बत इतनी ज्यादा थी कि तुम्हें कोई और रिश्ता नजर नहीं आता? मैं भी नहीं। राबिया बेगम कहते हुए रोने लगी तो फैज़ान ने अपने होंठ मींच लिए थे। मैंने ऐसा कब कहा मम्मी? फैज़ान तड़प कर बोला। तो तुमने नहीं कहा, मगर तुम्हारा अंदाज तो कहता है ना, तुम उसके मिलने के इंतजार में कि अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार दोगे। ऐसा नहीं होता है फैज़ान। मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी जिंदगी कुर्बान की है ताकि तुम्हें खुश देख सकूं। मैंने तुमसे कहा तुम महक को ढूंढो जब तक ढूंढ सकते हो, मगर उसके इंतजार में अपनी जिंदगी को मत रोको प्लीज। ये कहते हुए राबिया बेगम ने उसके आगे हाथ जोड़े थे। वो तड़प उठा था। मम्मी प्लीज। फैज़ान ने रोती हुई राबिया बेगम को अपने गले से लगा लिया था। क्या चाहती हैं आप मम्मी, बताइए? यही चाहती है ना कि मैं आगे बढ़ जाऊं, शादी कर लूं? फैज़ान के ये कहने पर राबिया बेगम ने हाँ में सर हिलाया था। और अगर फिर महक लौट आई और उसने मुझसे मोहब्बत और वफादारी का सवाल किया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा मम्मी? फैज़ान ने पूछा तो राबिया बेगम ने जवाब दिया, कह देना माँ की मोहब्बत के आगे हार गया था। मेरे सब्र को मत आजमाओ, मुझे और मत थकाओ फैज़ान। राबिया बेगम के रोज रोज के रोने से फैज़ान हार चुका था। 2 साल से राबिया बेगम को टालते टालते। ठीक है मम्मी, आप लड़की ढूंढ लीजिए, फैज़ान ने दिल पर भारी पत्थर रखते हुए कहा था और लैपटॉप बंद कर कर उठ खड़ा हुआ था। अभी वो कमरे से बाहर ही निकल रहा था कि राबिया बेगम की बातों पर वो पैर जमाकर पलटा था। मैं लड़की ढूंढ चुकी हूँ फैज़ान, बस तुम्हारी हाँ का इंतजार है। राबिया बेगम की बात पर फैज़ान का दिमाग घूमा था। मम्मी, अगर आप आफरीन को सोच रही हैं तो ऐसा सोचना भी मत। अगर वो दुनिया में आखिरी भी लड़की होगी तब भी मैं उससे शादी नहीं करूंगा। फैज़ान ने गुस्से से कहा था। क्यों नहीं करोगे? क्या बुराई है आफरीन में? अपने घर की अच्छी भली अच्छी लड़की है। राबिया बेगम के कहने पर उसने बर्दाश्त करते हुए अपनी मुट्ठी भींची थी और फिर सख्ती से कहने लगा, आपकी वो शरीफ बच्ची मुझे सख्त नापसंद है। नफरत हो गई है मुझे उसके नाम से भी। आप किसी से भी मेरी शादी कर दीजिए, मगर उससे नहीं। फैज़ान के अंदाज में नफरत भरी हुई थी। वो तुमसे मोहब्बत करती है फैज़ान, और मैं उससे नफरत करता हूँ। आप ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वो बोला तो राबिया बेगम ने गहरी सांस ली। मैं रिश्ता पक्का कर चुकी हूँ फैज़ान। तुमने 2 साल तक मुझे आजमाया है, अब मैं तुम्हें आजमाऊंगी कि मेरा हुक्म तुम्हारे लिए कितनी अहमियत रखता है। अगर तुमने मना किया तो तुम महक की तरह मुझे भी खो दोगे। महक तो शायद तुम्हें जिंदगी में कभी मिल जाए, मगर मैं नहीं मिलूंगी। राबिया बेगम रोते हुए कहकर कमरे से निकल गई थी, जबकि फैज़ान का दिल किया कि आफरीन को आग लगा दे। वो गुस्से में आग बबूला होकर घर से निकला था
और फिर आफरीन के घर की तरफ बढ़ा। दोपहर का वक्त था, सब लोग अपने अपने कमरों में थे। फैजान सीधा आफरीन के कमरे की तरफ गया और बिना दरवाजे पर नॉक सीधा दरवाजा खोला था तो आफरीन बैठी दुआ मांग रही थी। आंखों से आंसू गिरते हुए हथेलियों को चूम रहे थे। ए ऊपर वाले, महक वापस मिल जाए, वो दुआ मांग रही थी। कुछ देर आफरीन को घूरने के बाद वो दरवाजा बंद करते हुए आगे बढ़ा। बैठी आफरीन का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया था। आफरीन हड़बड़ाकर खड़ी हुई और हैरानी से फैजान को देखने लगी। ये आंसू बहाकर, ये ढोंग कर कर मेरी माँ को पिघला सकती हो, पर मुझे नहीं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी मक्कार लड़कियों को। वो नफरत से बोला तो आफरीन अपना रोना भूलकर नासमझी से उसे देखने लगी थी। मेरा हाथ छोड़ो फैजान, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। आफरीन बोली तो फैजान ने उसके हाथ को झटका देते हुए जोर से मरोड़ा था तो आफरीन की एक दर्दनाक चीख निकली थी। आवाज बंद करो, मुझे जालिम बनने पर मजबूर मत करो। आफरीन, हैरत है मुझे कि तुम्हें इतना जुल्म उठाने के बाद भी सुकून नहीं मिला। तुम अभी भी मेरे साथ शादी के ख्वाब देख रही हो। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और महक से मोहब्बत करता हूँ और उसी से करता रहूंगा। फैजान सख्ती से बोला तो आफरीन हैरत से उसे देखने लगी। मैंने क्या जुल्म किया है? आपको समझ में क्यों नहीं आता कि मैंने महक को नहीं भगाया है? क्या है? वो रोते हुए बोली तो फैजान मुस्कुराया। तुमने सच में कुछ नहीं किया। क्या तुम सच में खुद को इतना मासूम समझती हो? महक को कहीं भी आने जाने पर तुम और तुम्हारा भाई ही नजर रखता था। तुम्हारी माँ बातें बनाती थी। तुम लोगों ने उसे इतना टॉर्चर किया कि वो छुपकर हर काम करने लगी, छुपकर घर से जाने लगी। अगर तुम लोगों का इतना प्रेशर उसके ऊपर ना होता तो वो घर से बताकर ही जाती। आज हम इस परेशानी में ना होते। फैजान गुस्से से गुर्राया तो आफरीन का दिल धक से रह गया। उसने तो यहाँ तक सोचा भी नहीं था, तो क्या उसके कंधों पर एक और बोझ रख दिया गया था। हम उसकी भलाई के लिए उसे रोकते थे, इसी दिन की वजह से उसे रोकते थे। हम उससे मोहब्बत करते थे, उसका बुरा नहीं चाहते थे। आफरीन ने तड़प कर कहा तो फैजान ने गहरी सांस ली। तुम लोग मोहब्बत करते होंगे, मगर मुझे तुमसे और तुम्हारी मौजूदगी से भी नफरत है। आफरीन, मम्मी रिश्ता ले आई हैं या लेंगी, मगर तुम इस रिश्ते से मना करोगी, वरना ट्रस्ट मी, अगर मैंने तुमसे शादी की तो मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगा। ये कहते हुए फैजान कमरे से निकल गया था। आफरीन बैठी थी और एक बार फिर से रोने लगी थी। थोड़ी देर बाद शबीना बेगम खुशी से दरवाजा खोलती हुई अंदर आई थी। आफरीन, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? शबीना बेगम ने परेशानी से पूछा। दुआ मांग रही थी मम्मी, आंसू साफ करते हुए कहा। बस मेरी बच्ची, अब रोना बंद करो। तुम्हें पता है, आज राबिया की कॉल आई थी। वो फैजान के लिए तुम्हारा रिश्ता लाना चाहती है। शबीना बेगम ने खुशी से कहा। मम्मी, आप मना कर दें, मैं फैजान से शादी करना नहीं चाहती। वो निगाहें झुकाते हुए बोली तो शबीना बेगम ने नासमझी से आफरीन को देखने लगी। पर क्यों? तुम तो फैजान से मोहब्बत करती हो ना? उन्होंने पूछा। नहीं करती थी, अब बस मना कर दे। राबिया फुप्पो ये रिश्ता फैजान की मर्जी के खिलाफ कर रही हैं। उसने कहा तुमसे ये सब? किस पागल ने कहा? उन्होंने मुझसे कहा है। वो फैजान की मर्जी से रिश्ता कर रही हैं। फैजान की हाँ होने के बाद उन्होंने रिश्ता मांगा है। शबीना बेगम ने उसका चेहरा अपने हाथों से साफ करते हुए उसे समझाया। नहीं अम्मी, अभी कुछ देर पहले फैजान यहाँ आया था। अभी अपनी नफरत दिखाकर गया है मुझे और मेरी मोहब्बत की औकात बताकर गया है। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता मम्मी। उसकी नफरत और महक के गायब होने का बोझ मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वो रोते हुए शबीना बेगम के गले लगती। शबीना बेगम पत्थर होती, अपनी बच्ची का दर्द महसूस करने लगी थी। कुछ देर बाद वो आफरीन को खामोश करवाकर अपने कमरे में चली गई थी और राबिया बेगम को कॉल मिलाई और फैजान के यहाँ आने से लेकर उसकी एक एक बात की शिकायत राबिया बेगम से की। राबिया बेगम फैजान की शिकायत पर अपनी आईब्रो ऊपर करती हुई लॉन्च में आकर बैठ गई और वो वहीं पर बैठी हुई राबिया बेगम फैजान का इंतजार करने लगी। वो लॉन्च में आता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा, तभी राबिया बेगम की आवाज पर रुका था। फैजान, राबिया बेगम ने कहा था और उनके हाथों में चाकू देखकर हैरान हो गया था। अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? ये कहते हुए फैजान अपनी मम्मी की तरफ बढ़ा था तो राबिया बेगम उसे सख्ती से मना करते हुए रोक चुकी थी। खबरदार, बहुत मनमानी कर चुके हो तुम अपनी। बहुत थक चुकी हूँ मैं। तुम्हें जिंदा लाश की तरह देखने से अच्छा है
कि मैं खुद मर जाऊं। ये कहकर राबिया बेगम ने अपने हाथ पर छुरी फेरनी चाही कि जभी फैजान ने आगे बढ़कर उनके हाथ से छुरी खींचकर जमीन पर फेंकी थी और उन्हें अपने सीने से लगा लिया था। मत परेशान करो मुझे फैजान, तुम मुझे जीते जी मार रहे हो, वो तड़प कर बोली। तो फैजान की आंखें नम होने लगीं। तुम आफरीन के पास गए थे, उसे अपनी नफरत दिखाकर आए हो, क्या चाहते हो आखिर तुम फैजान? वो बोली तो फैजान की आंखों में से आग निकलने लगी। वो मक्कार लड़की इतनी तेजी से बात को फैलाकर लड़ाई करवा चुकी थी। ठीक है मम्मी, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। अब अगर आप आफरीन को अपने घर की बहू बना चुकी हैं तो मैं आफरीन से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर शादी बिल्कुल सादगी से होगी। राबिया बेगम को अपने सीने से हटाते हुए फैजान बोला था और अपने कमरे में चला गया। राबिया बेगम गहरी सांस लेते हुए सोफे पर बैठ गई थी। एक बार फिर शबीना बेगम को कॉल करने लगी थी। गुस्सा मत करिए भाभी, मैं जानती हूँ आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा होगा, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि महक कहाँ गई। महक का भी पार्ट आएगा और बड़ा पार्ट आएगा, मगर उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए प्लीज आप लोग इस कहानी को समझिए और कहानी कैसी जा रही है ये भी बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।